हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मेरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज की आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए या आरबीआई असिस्टेंट प्री और मेंस के लिए। क्योंकि मैंने जब आरबीआई असिस्टेंट का मेंस दिया था तो जो मेरा स्कोर था इंग्लिश में वो हाईएस्ट था जितने भी सेक्शन से उनमें। इंग्लिश में मेरा स्कोर था 37.5 आउट ऑफ 40। तो जब मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था तो आप सभी ने मुझसे अपनी स्ट्रेटजी पूछी थी। तो मैं इस वीडियो में वन बाय वन आपको अपनी स्ट्रेटजी में बताऊंगी और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि आप आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो इंग्लिश जो है वो दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। जैसे एक होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देते हैं, एक होते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है बैंकिंग एग्जाम्स में जो इंग्लिश आती है उसको फेस करना, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें बचपन से नहीं पढ़ी होती, तो उनको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आपको उतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश तो ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, जैसे आईबीपीएस की एग्ज़ाम्स, आरआरबी की, एसबीआई की, उन सभी में इंग्लिश आता है, तो आपका एक बार इंग्लिश पढ़ा हुआ होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दी है बैंकिंग की, तो जैसे आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आप आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के लिए पढ़ते हैं, आपको उसी डायरेक्शन में तैयारी करनी है। आरबीआई असिस्टेंट की जो इंग्लिश होती है वो इन सारी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी आती है। क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया, मैंने 2 बार आरबीआई का एग्ज़ाम दिया और दोनों बार मुझे ये लगा कि आरबीआई का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट का, उसका लेवल बहुत ईजी आता है, तभी कट ऑफ इतना हाई जाता है। अब इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये आपको बहुत आगे निकाल सकती है बाकी एस्पायरेंट से, क्योंकि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैंने 40 मार्क्स का इंग्लिश था, उसमें से 37.5 स्कोर किया था, जिससे मेरा ओवरऑल स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा बन गया। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाइडली का प्राइम बंडल पीडीएफ है, वो आप ले सकते हैं। अभी वो उसका बहुत ही कम रेट में आपको मिल रहा है, यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अब हमारा कूपन कोड JAN12 लगाएंगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। अब हम आरबीआई असिस्टेंट मेंस की बात करें कि मेंस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। पहला होता है मिस स्पेल्ड। इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड्स के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन सी राइट स्पेलिंग है। अब इसके लिए जिसने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की है, जिसकी ज़्यादा रीडिंग हैबिट्स है, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। उतनी डिफ़िकल्ट लेवल की स्पेलिंग्स यहाँ पर नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप वोकैबलरी पढ़ रहे हैं या जिसको वोकैब का अच्छा नॉलेज है या रूट वर्ड्स आपको याद है, या अपने न्यूज़पेपर आप रीड करते हैं, या न्यूज़पेपर नहीं, आप कुछ भी, आप चाहे नॉवल रीड करते हो या कुछ भी रीड करते हो, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है या आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, जो इंग्लिश की नॉवेल्स रीड करते हैं, उससे क्या होता है आपको पता लग जाता है कि हाँ ये वाली स्पेलिंग करेक्ट होगी। भले आपने उस स्पेलिंग को पढ़ा नहीं हो, लेकिन जब आप 5 अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं तो आपको समझ आता है कि हाँ यही वाला करेक्ट होगा। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें पढ़ी। या फिर जैसे सब लोग बोलते हैं कि द हिंदू का एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए, तो मैंने तो कभी पढ़ा नहीं था, मुझे ऐसे पढ़ने से थोड़ा सा बोरिंग लगता था। तो मैं क्या करती थी, जैसे बहुत सारी कोचिंग वाले मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 से 9 ऐसे एडिटोरियल एनालिसिस के वीडियोस डालते हैं, तो मैं एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो एकदम फास्ट करके आगे बढ़ा के देख लेती थी। उससे उसमें जो भी, जैसे उस एडिटोरियल में कोई नया वोकैब आया है तो वो उस दिन का मैं पढ़ लेती, तो ये मैं डेली करती थी। तो इससे कोई भी अगर न्यूज़पेपर में नई वोकैबलरी आई है तो आपको वो भी पता चल जाएगी। उसके साथ ही मैं डेली के 20 वोकैब के वर्ड्स करती थी। जैसे रूट वर्ड्स ले लेती थी, कोई भी एक रूट वर्ड लिया, उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट वोकैब बनते वो सारे मैं कर लेती थी। तो डेली ऐसे मैं 20 वर्ड्स करती थी, तो उससे मेरी धीरे धीरे वोकैबलरी अच्छी हो गई। उसके साथ ही फिर मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी करती थी। जैसे डेली मैंने 20 वर्ड्स कर लिए और 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए। तो इस तरीके से ये डेली मेरा रूटीन हुआ करता था हमेशा से, जब से मैंने बैंकिंग की तैयारी की। स्पेशली आरबीआई के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि एक बार अगर आप तैयारी करेंगे तो हर एग्जाम में काम आएगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो एरर स्पॉटिंग आती है। उसके लिए आपको ग्रामर अच्छे से करनी है। तो ग्रामर आपको एक बार, जो ग्रामर के रूल्स है वो अच्छे से एक बार लर्न करने हैं, या चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट में। जितने भी रूल्स होते हैं आर्टिकल्स के, प्रीपोजिशंस के, वर्ब्स के, नाउन्स, प्रोनाउंस, जितने रूल्स होते हैं आपको याद होने चाहिए, जिससे एरर के ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं।
क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के आते हैं आरबीआई के मेंस में। अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क का मेंस भी अच्छे से करा है, जैसे अभी आईबीपीएस क्लर्क आया हुआ है, तो अगर आप इसके प्री मेंस की अच्छे से तैयारी करेंगे तो वो वाला एग्जाम आपका अच्छे से क्लियर हो सकता है। उसके बाद सिंगल फिलर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो फिलर्स के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड यूज करना है। तो सिंगल फिलर्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद वोकैब बेस्ड जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आते हैं आरबीआई असिस्टेंट में। जैसे एक उसमें वर्ड दिया होता है, उसमें आपको बताना होता है कि इसका सिनोनिम कौन सा होगा, इसका एंटोनिम कौन सा होगा। और सिनोनिम एंटोनिम वाले जो क्वेश्चन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है उसमें भी लास्ट में 1-2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम एंटोनिम से बनते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन वोकैब एकदम हाई लेवल की नहीं करनी है। जो बेसिक वोकैबुलरी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग मटेरियल से आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे अपने आप आपकी वोकैब इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जो है वर्ड यूजेज का भी एक आता है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड दिया हुआ रहता है और उसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, सेंटेंसेस में वो वर्ड यूज किया होता है और आपको ये बताना होता है कि ये वाला जो वर्ड है ये किस सेंटेंस में करेक्टली यूज किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर आए हुए थे आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी आपको वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो थोड़ा ईजी होता है इन सबसे, जिसमें इतना ज़्यादा वोकैबुलरी और ग्रामर का यूज़ नहीं होता, वो होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जो है 2 टाइप से आते हैं। एक ये आता है कि एक सिंगल क्वेश्चन है, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया एक पूरे पैराग्राफ को, और उसमें ABCDE ऐसे करके वो लिखते हैं और उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा करेक्ट है, और ये काफ़ी ईजी क्वेश्चंस होते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में बन जाते हैं। लेकिन एक और होता है पैरा जंबल। पैरा जंबल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पैरा जंबल वो होता है जिसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है और उसमें आपको ये बताना होता है कि इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है वो कौन सा होगा, देन लास्ट कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, और उससे 5 क्वेश्चंस बनते हैं। ये वाला डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस गलत बना ली तो आपके 5 गलत हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, अगर आपसे इजीली बनते हैं तो ही उसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो फर्स्ट और लास्ट गेस करना इजी होता है तो फर्स्ट और लास्ट गेस कर लीजिए और बाकी जो है वो छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने ऐसा किया है, आरबीआई असिस्टेंट मेंस में तो इतना हाई लेवल का नहीं आया था, लेकिन जो बाकी एग्जाम्स होती है कई बार उसमें ऐसा हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। उसके बाद जो है एक और पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, वो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एक वर्ड स्वैपिंग वाला क्वेश्चन भी आता है। जैसे 2 वर्ड्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इस जैसे एक पूरा पैराग्राफ दिया उसमें 4 अलग अलग वर्ड्स हैं जिनको हाईलाइट किया है और 1 2 3 4 करके मार्क किया है। अब उसमें 2 ऐसे वर्ड्स होंगे जो गलत जगह प्लेस करती हैं और आपको उनको स्वैप करके बताना है कि ये कहाँ पर प्लेस होंगे ये दोनों वर्ड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आरबीआई असिस्टेंट में आए थे। अब ये सारे क्वेश्चंस जो ये ग्रामर वोकैबुलरी से ही रिलेटेड है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है जो उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप उस पूरे को आरसी को एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन अगर टाइम नहीं रहता है तो आरसी को मत पढ़िए, उससे टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चंस आए हैं तो आपको हर क्वेश्चन में से उसका एक कीवर्ड उठाना है कि इस वर्ड से रिलेटेड मुझे आरसी में ढूंढना है। तो आप पहले वो कीवर्ड्स लिख लीजिए। जैसे 5 क्वेश्चन है तो 5 के कीवर्ड्स लिख लीजिए। उसके बाद उसको पढ़ना चालू कीजिए और जैसे आपको वो कीवर्ड दिखता है वहाँ पर तो आप उस क्वेश्चन पे वापस जाइए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर इस जगह पर है। तो इस तरीके से आपको 2 बार जो है वो पैसेज को नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप उससे आपका टाइम बहुत सारा सेव होगा। क्योंकि जो ये एग्जाम्स होती है बैंकिंग की, इसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। इंग्लिश में उतनी नहीं करती, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत सारे लोग जो है वो आरसी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे कारण बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये भी ध्यान रखिए, आरसी आप फर्स्ट नंबर पे या लास्ट नंबर पे आपको कब सॉल्व करना है ये खुद डिसाइड कीजिए मॉक टेस्ट लगा के। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो दोनों पैटर्न में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो कि किस तरीके से आपको आरबीआई असिस्टेंट में इंग्लिश अटेम्प्ट करना है तो आप पूछ सकते हैं।
लेकिन जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप इसको मॉक टेस्ट में यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.